मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमालय और गंगा बचाओ अभियान के तहत हर की पौड़ी और ब्रह्माकुंड पर संत समाज और बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने मिलकर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक भी किया है। साथ ही इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पूजन के बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और गंगा के घटते वेग पर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी को गंगा और हिमालय के अस्तित्व के संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से भी गंगा और हिमालय को बचाने के लिए जागरूक होकर आगे आने की अपील की है। साथ ही विधायक उपाध्याय ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही एक कमेटी भी बनाई जाएगी। व्यापार मंडल गंगा का पूजन और आशीर्वाद इस उद्देश्य से लिया गया है क्योंकि हमारी माँ गंगा और हिमालय के ऊपर वर्तमान में बड़ा संकट है। अगर माँ गंगा की जिस तरह से हम आरती पूजा ये कर रहे हैं और भविष्य में जिस तरह से ग्लेशियर कितना पीछे चला गया, पहले गंगोत्री में था, अब गोमुख कितना 28-29 किलोमीटर चला गया था, इतना दूर चला गया और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि अगर ग्लेशियर सूख जाएगा तो गंगा माँ का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाएगा सरस्वती की तरह और हिमालय कैसे बचेगा। तो इन सब बातों को लेकर हमारे किशोर उपाध्याय जी का एक चिंतन, एक संकल्प, एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेके आए हुए हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और माँ गंगा भी शैलपुत्री है, माँ यमुना भी शैलपुत्री है, परम पुत्र तो शैलपुत्र है। जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती है उस दिन हम चेतन ज्योति आश्रम में हमारे परम पूज्य बाबा हठ योगी जी के सानिध्य में चर्चा हो रही थी ऐसे ही, और उसमें ऋषि शिवानंद जी से लेकर के हमारे नितिन जी से लेकर के सत्यनारायण जी आज जो हम नहीं कहे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर उत्तराखंड में साइबर अटैक सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया है। बड़ी खबर देहरादून से जहां पर सरकारी कामकाज ठप हुआ। सीएम हेल्पलाइन समेत 186 वेबसाइट हैक हो चुकी हैं। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट बंद हैं। सरकारी कामकाज ठप पड़ा हुआ है और सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट बंद है। उत्तराखंड में साइबर अटैक देखने को मिला जहां पर सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया है। सरकारी कामकाज भी ठप है और साथ ही सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। और उत्तराखंड में 90 साइबर अटैक हुए हैं जहां पर 90 वेबसाइट जो हैं वो ठप हैं और सरकारी कामकाज अब ठप हो गया है। सीएम हेल्पलाइन समेत 186 वेबसाइट हैक हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से जहां पर उत्तराखंड में साइबर अटैक हुआ है। सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हुआ है। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरीनी की जो उम्मीद है वो जगी है। जहां पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं और मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक और छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़े हैं तो वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द ही दूर होने की आस जगी हुई है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल की सीटों के बढ़ने से युवा चिकित्सक प्रदेश को मिलेंगे जिससे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी देखी जाती है उन्हें सुधार होगा। देश में एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो डॉक्टर्स की संख्या अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे,
और वहां के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार शहर की जर्जर सड़कों और गड्ढों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार की सड़कों में बने गड्ढों में खड़े होकर विरोध जताया और साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी का आरोप लगाया, जिसमें बार बार सड़कों की हालत खराब हो रही है और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का भी कहना है कि डबल इंजन की सरकार केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अब आप देख ही रहे हो कुछ जगह गड्ढे भरे गए हैं, लेकिन हम आज जो है हरिलोग और सराय रोड पे हम गए थे। पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी, तो हमने शिकायत को सत्य पाया और हमने जो है वहां पर आज धरना प्रदर्शन किया है। तो हमारा जनता से ये कहना है, अगर जो है भाजपा को जितवाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे और हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाओगे तो भी ऐसी सड़क पाओगे, और भाजपा को जितवाओगे तो गड्ढों में गिर जाओगे, गड्ढों में ही जीवन बिताओगे। तो गड्ढे ही गड्ढे हैं चारों तरफ और जनता बहुत त्रस्त है, चारों तरफ दुकानदार त्रस्त है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने बताया कि राज्य के कई मुद्दों को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, सशक्त भू कानून की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है और मुद्दे वही है कि 24 साल में आप लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी इस बार को छोड़ के बाकी बारी बारी इनका चल रहा था और पूरा पहाड़ ऊपर से पूरा खाली हो चुका। मैंने पहाड़ की गति अगर 100 किलोमीटर पर वर्ष खाली होने के, तो प्लेन की गति भी 40 किलोमीटर पर वर्ष खाली हो रहा है। गांव शहर की तरफ आ रहे हैं लोग, मैंने उसमें तो मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण और पर संपत्तियां बहुत मुश्किल यहाँ पे जो है हालात पैदा हो गए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें।
अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। शादी नवरात्र को विशेष बनाने के लिए डोईवाला के भनियावाड़ा में गुजरात के गरबे की धूम देखने को मिली है। आयोजन समिति से जुड़े बीजेपी नेता हिमांशु चमोली ने बताया कि अगले 9 दिनों तक माता रानी का गुणगान, भजन कीर्तन के साथ गुजराती, महाराष्ट्र के संगीत कलाकारों के सानिध्य में गरबे की धूम रहेगी। कार्यक्रम क्षेत्र में महिलाओं ने बड़ी संख्या में डांडिया खेलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। पहली बार इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो है वो आयोजकों का मकसद है कि नवरात्रों के सभी 9 दिन तक क्षेत्र का माहौल जो है वो धार्मिक बनाते हुए लोगों का मनोरंजन किया जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम से क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए। पहली बार डोईवाला क्षेत्र में हो रहे नवरात्रि महोत्सव और गरबे को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिला है। सर, मैं सुशील कुमार यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। यहाँ के प्रदेश वासियों के लिए मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया है, उनको समर्पित किया है। और यहाँ पे जो मैं इसकी व्यवस्था हुई है वो मेरे चमोली भाई साहब हैं, हिमांशु चमोली, उनके साथ उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर इतने भव्य प्रोग्राम का आयोजन करवाया है। प्रथम मैं पूरे क्षेत्र वासियों को और पूरे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को बधाइयाँ देकर सबके लिए माँ से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश की शांति, रक्षा माँ दुर्गा भवानी जैसे करते आई है हमेशा ऐसे ही करते रहे। गरबा महोत्सव और नवरात्र महोत्सव करके एक कार्यक्रम भानियावाला में होने जा रहा है, जो आज शाम को 4 बजे से प्रारंभ होगा। यहाँ पे नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आज से लेके और 9 दिन तक माता का सुंदर भजन कीर्तन तथा डांडिया प्रोग्राम रखा गया है और सभी भक्तों के लिए इसमें आमंत्रित किया गया है, सभी भक्तों को, और सभी का स्वागत है। इस पर्व को जितना भी हो सके अच्छे प्रकार से मनाएं तथा माता की भक्ति, पूजा एवं समस्त जो भजन कीर्तन है उसका आनंद लेते हुए यहाँ पे समस्त जितनी भी माँ के स्वरूप हैं सब विराजमान हैं
प्रथम दिवस से लेकर 9 दिन तक नवदुर्गा का यहाँ पे पूजा एवं समस्त जितना भी नवरात्रि के पर्व में जितना भी कार्यक्रम होता है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमीन सिंह की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी करमीन सिंह ने रोशनाबाद स्थित कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और ग्रामीण निर्माण विभाग और विद्युत वितरण खंड में कुल 19 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित कर्मियों का वेतन रोकने का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित न रहने के भी सख्त आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार जिले में बरसात के बाद डेंगू का डंक अपना प्रभाव दिखाने लगा है। ऐसे जिले में फिर से डेंगू के 3 नए मरीज मिले। आंकड़ा 10 के पार पहुंच गया और 12 हो गया है। बरसात के बाद डेंगू के प्रकोप का असर दिखने लगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ ही डेंगू का लार्वा भी नष्ट कराया जा रहा है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर और देहात में लगी हुई हैं। लेकिन डेंगू का प्रभाव कम होने के बजाय रंग दिखा रहा है और साथ ही डेंगू के मरीजों का मिलना लगातार जारी है। वहीं 47 मरीजों को एलाइजा जांच की रिपोर्ट में डेंगू के साथ 3 मरीज सामने आए। मरीजों में एक भारापुर भौरी, दूसरा नगर पंचायत रामपुर, तीसरा गुलाबनगर रुड़की का रहने वाला है। तीनों मरीजों का घरों पर ही उपचार किया जा रहा है। साथ ही मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक और डेंगू का लार्वा भी खत्म किया जाएगा। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितता भी पाई गई है और नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है और उन्होंने बताया कि दुकान से काफी ज्यादा गंदगी फैलाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही शराब की कैंटीन में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कैंटीन और शराब की दुकान का 1-1 लाख रुपए का चालान काटा गया और साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई है। जो है शिकायत प्राप्त हुई थी, ये राजपुर रोड से ये एरिया है, यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेके है लाइसेंस आदि जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन करता है, तो इन लोगों पे चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी। देहरादून क्षेत्र में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने थाने का घेराव किया। उनका आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया कि युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया है और इसके बाद आरोपी अपने साथ लेकर गए हैं। साथ ही सामूहिक दुष्कर्म किया और पुलिस ने आरोपी मैजिक चालक अभिषेक, अंकित और 16 साल के किशोर के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आज थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग 3 लड़कों को टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12-12:30 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे और देर से उनको वहां पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहां बैठे मिले और जिसके आधार पर वो 3 लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। चूंकि ये सूचना संवेदनशील थी, तत्काल जो है
लिखित कोई कंप्लेन आने के पहले ही यहाँ पर जो किसी भी CCTV फुटेज थे और जो सस्पेक्टेड थे उनकी कॉल डिटेल मंगा ली गई थी और उसके अवलोकन से अभी प्रथम दृष्टया ये पता चला कि जो 2 लड़कों के नाम इसमें बताए गए थे। खबर डोईवाला से है, जहां पर आपको बताते चले कि पशुपालकों के पशुओं की गणना हर 5 साल में की जाती है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के पशुओं की गणना प्रत्येक 5 सालों में करके सरकार उनके लिए विकास की योजनाएं बनाती है, तो वहीं वन गुर्जर इन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो वहीं अब वन गुर्जरों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके पशुओं की गणना के लिए, जिससे सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ वन गुर्जर को मिल सके, पशुपालन, डेयरी और साथ ही मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार में सांख्यिकी निदेशक VP सिंह, उप निदेशक मुकेश शर्मा, उत्तराखंड पशुपालन विभाग के उप निदेशक सतीश चंद्र के साथ डोईवाला के जौलीग्रांट स्थित वन गुर्जर के डेरे पर पहुंचे, जहां वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन द्वारा पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। भाई लोग हैं, उनसे अपील है कि हम लोग जो है पशु गणना करने जा रहे हैं, 21वीं पशु गणना। उस पशु गणना में इस बार जो है पैस्टोलिस्ट जो है चरवाहों, उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो इनसे अपील है जब इनका कोई डेटा आएगा उसी के बाद ही सरकार इसमें कोई योजना बना के इन तक उसका फायदा पहुंचाया जाएगा। तो मेरा मकसद उनसे है कि उनको ये अवेयर करें, उनको थोड़ा जागरूक करें कि आपके लिए भी इस बार सूचना एकत्रित की जाएगी। उस सूचना के एकत्रित करने के बाद ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाएगी। उत्तराखंड राज्य में जो वन गुर्जर समुदाय है, जो राज्य की पेस्टोरल कम्युनिटी है, उसकी पशुओं की गणना होने जा रही है। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है, बहुत ही प्रसन्नता समाज में जाहिर की है। और ये भारत सरकार की और सिविल सोसाइटी जो गुजरात के ऑर्गेनाइजेशन है जो मालधारियों पे काम करती है, उन सबकी एक इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो है जो केंद्रीय मंत्री रहे पशुपालन विभाग के रूपाला जी, उनके द्वारा जो है ये सेल बनाया गया था, पेस्टोर सेल। उसके बाद जो है जो हर 5 साल के बाद पशु गणना होती है, उसमें स्पेशल जो है घुमंतु पशुपालकों को भी इस बार शामिल किया गया है। उसी के एवज में जो है केंद्र से जो है कुछ अधिकारी यहाँ निदेशक महोदय VP सिंह सर, डायरेक्टर भारत सरकार से जो आए हैं, उन्होंने बताया कि इस बार घुमंतु समुदाय ये वन गुर्जर जो कम्युनिटी है उनका पृथक से स्पेशल विशेष ध्यान देकर पशु गणना का कार्य किया जाना है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस घुमंतु समुदाय का स्पेशल आंकड़ा रहेगा। तो हम इनके लिए अलग से पृथक से स्पेशल जो पॉलिसीज हैं, जो इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनके विकास के लिए जो नीति निर्धारण में बहुत वो आंकड़े जो है बहुत हमारी सहायता करेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां पर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला लगा है और कृषि उद्योग प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ CM धामी समारोह में शामिल हुए हैं और CM जनता को संबोधित कर रहे हैं। के माध्यम से रहेगी और वो ताजे ताजे फल और ताजे ताजे फूल और ताजे ताजी सब्जियां सीधे सीधे हम देश में दे पाएंगे और बहुत आसानी से उसके लिए हमने आगे की भी व्यवस्था की है कि जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा तो हम दूर केंद्र बनाकर किसान भाइयों को वहां पर एक जगह पर या तो हमारी मंडी भी इस काम को कर सकती है, कभी भी यहाँ बैठी है और मंडी के माध्यम से ही कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में जहां पर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जहां से हो सकता है उसको भी हमने आगे की योजना में हमने सम्मिलित किया है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही रोजगार को साधन बढ़ाने पर भी हम विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने अभी स्वीकृत किया है। ये भी स्वीकृत राजपुरी में इतना ही। नमस्कार।